हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। संघीय व्यवस्था को समझने से पहले हमें संघवाद को समझना होगा। संघवाद किसे कहते हैं? संघवाद शासन की शक्तियों के वितरण के आधार पर शासन प्रणाली के दो प्रकार माने जाते हैं, एक संघवाद और एक दूसरा एकात्मक। संघवाद वह शासन प्रणाली होती है जिसमें शक्तियों का वितरण के दो आधार होते हैं, एक संघीय या केंद्रीय और दूसरा राज्य या प्रांत। अब संघवाद है उसको स्थापित करने की भी विश्व में दो प्रक्रियाएं प्रचलित रही है। पहली प्रक्रिया है संप्रभु इकाइयों का आपस में एक हो जाना। इसका उदाहरण माना जाता है विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें क्या होता है कि बहुत सी संप्रभु इकाइयाँ होती है, स्टेट्स होते हैं, और वो सब मिलकर एक डिसीजन करते हैं कि वो एक केंद्र का निर्माण करते हैं, जिस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। दूसरी संघवाद शासन प्रणाली को स्थापित करने का दूसरा तरीका है एक बड़ी राजनीतिक इकाई को कार्यक्षमता की दृष्टि से छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाना। इसका एग्जाम्पल है इंडिया यानी भारत। इसमें केंद्र है, पूरे भारत में एक सेंट्रल सरकार होती है और उसको शासन व्यवस्था को सही प्रकार से चलाने के लिए कुशलतापूर्वक कार्य करे, उसको अनेक छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया गया है, अनेक राज्यों में उसका विभाजन कर दिया गया है। यदि हम बात करें विश्व में कहाँ कहाँ पे संघात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है वर्तमान में, तो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा व भारत सफल संघीय देश माने जाते हैं। 1950 में यानी भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय भारत में संघवात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई। उस समय भारत में 14 प्रांत थे और 14 प्रांत में यानी राज्यों में, इकाइयों में राज्य सरकार की स्थापना की गई थी और एक केंद्रीय सरकार की यानी संघ के स्तर पर एक सरकार की स्थापना की गई थी। भारत के संविधान में संघवाद के स्थान पर राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्तमान स्थिति यदि हम देखें भारत की, तो 31 अक्टूबर 2019 से भारत में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जो कि 1950 में जब भारत का शासन लागू हुआ, संविधान लागू हुआ था, उस समय 14 प्रांत थे। वर्तमान में 28 राज्य हो गए हैं, 28 प्रांत हो गए हैं। चलिए अब पढ़ते हैं भारत की संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व की। भारत की शासन व्यवस्था में ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था लागू है। तो सबसे पहला इसका प्रमुख लक्षण है शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। एक आदर्श संघात्मक व्यवस्था में संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया जाता है, उसी प्रकार से भारत में भी भारत के संविधान के द्वारा शासन शक्तियों को विभाजित किया गया है, एक केंद्रीय स्तर की सरकार पे और दूसरा राज्यों के स्तर की सरकार पे। संविधान का अनुच्छेद 246 अनुसूची 7वीं, इसमें शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। भारत के संविधान की विशेषताएं वाले अध्याय में हमने अध्ययन किया था कि भारत के संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। उसमें से 7वीं अनुसूची है, उसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। अनुच्छेद 246 है, उसमें सभी शक्तियों का विभाजन किया गया है और बताया गया है कौन सी विषय की कौन सी सूची पर कौन सी सरकार कानून बनाएगी, कानून का निर्माण करेगी। तो सभी विषयों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में टोटल 97 विषय हैं, इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार यानी संघ सरकार का होता है। राज्य सूची में टोटल 66 विषय हैं जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और तीसरी सूची है समवर्ती सूची, इसमें 47 विषय हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का अधिकार प्राप्त होता है कि वो इसके ऊपर कानून बनाए। लेकिन यदि केंद्र और राज्य सरकार के किसी एक विषय पर बनाए गए कानून में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो विरोध की उस सीमा तक राज्य का जो कानून होता है वो अवैध माना जाता है, निरस्त माना जाता है और केंद्र का यानी संघ सरकार का कानून लागू होता है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ वो होती हैं जो इन तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं हैं या 1950 के बाद में जो नए विषय आए उनको अवशिष्ट शक्तियाँ कहा गया है, अवशिष्ट विषय कहा गया है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, इसलिए अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। समवर्ती सूची में भी केंद्र की भूमिका ज़्यादा मानी जाती है और संघीय सूची में भी 97 विषय हैं जो कि राज्य सूची के विषयों से ज़्यादा हैं। इस प्रकार से इन तीनों विशेषताओं को देखते हुए कई विद्वान, कई विशेषज्ञ भारत के संघवाद को केंद्रीय वर्चस्व वाला संघवाद मानते हैं। अवशिष्ट शक्तियों का विवरण है वो संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया है।
ये हो गया हमारा पहला संविधान संघात्मक व्यवस्था का प्रमुख पहला तत्व हो गया। प्रमुख जो मेन तत्व होता है वो है शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। दूसरा तत्व है निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। ये भी किसी भी संघात्मक व्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है कि वहाँ पर निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका हो, और इस प्रकार से भारत में संघवाद है वो उसको अपनाया गया है। संघवाद की व्यवस्था को अपनाने के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। क्योंकि द्विस्तरीय सरकारों में विवाद होना स्वाभाविक होता है, इसलिए संविधान के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय उनके विवादों का समाधान कर सकता है। द्विस्तर की सरकारों यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, या दो राज्यों की सरकारों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। और किसके अनुसार करता है? संविधान की भावना के अनुसार करता है, संविधान के अनुसार करता है। देखिए, अगला हमारा टॉपिक है संविधान की सर्वोच्चता। संघात्मक व्यवस्था में ये आवश्यक होता है कि वहाँ पर संविधान सर्वोच्च हो, न कि कोई एक सरकार या केंद्र या राज्य सरकार सर्वोच्च नहीं होती है, बल्कि संविधान सर्वोच्च होता है। केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करती है। यहाँ पर केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को शक्तियाँ नहीं देती है, यानी राज्य सरकार होती है वो केंद्र सरकार के समकक्ष होती है, उसके अधीनस्थ नहीं होती है। जिस प्रकार से एकात्मक शासन प्रणाली में होता है कि केंद्र सरकार है राज्य सरकार को शक्तियाँ देती है, लेकिन संघवाद में संविधान सर्वोच्च होता है और दोनों ही सरकारें अपनी अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करती हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था का अगला बिंदु है केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन, यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी भारत की संसद। उसमें जो उच्च सदन माना जाता है राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा को माना जाता है। तो जो द्वितीय सदन है राज्यसभा वो राज्यों का सदन है, न कि किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व होता है। जिस प्रकार से लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, एक सदस्य होता है वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, जबकि राज्यसभा में क्या होता है वो पूरे स्टेट का, पूरे राज्य का प्रतिनिधि होता है। इस प्रकार से भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यसभा है वो भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यद्यपि यहाँ पे एक विभिन्नता दिख गई है। अमेरिकी संघीय व्यवस्था के विपरीत राज्यसभा में एक समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया, वरन जनसंख्या के अनुपात में सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। जिस प्रकार से अमेरिका का उच्च सदन है सीनेट, वहाँ पर 100 सदस्य हैं प्रत्येक राज्य से। अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं, तो वहाँ के प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य सीनेट में निर्वाचित किए जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं। लेकिन राज्यसभा में इस प्रकार की समानता नहीं देखी गई। भारत में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। भारत की राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, तो सर्वाधिक सदस्य हैं वो यूपी से यानी उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य जाते हैं, महाराष्ट्र से 19 जाते हैं। इस प्रकार से इन 2 राज्यों से ज़्यादा संख्या में सदस्य जाते हैं, जबकि बहुत से छोटे राज्य हैं जैसे नागालैंड है, सिक्किम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। इन सभी राज्यों से एक एक प्रतिनिधि राज्यसभा में जाता है। तो ये असमानता, ये थोड़ी विभिन्नता अमेरिकी सीनेट की बजाय भारत की राज्यसभा में देखी गई है। लेकिन फिर भी ये जितने भी प्रतिनिधि जाते हैं, 31 प्रतिनिधि जाते हैं राज्यसभा में, तो वो सभी अपने राज्य का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि कोई यूपी का एक क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये हो गए टोटल मुख्य रूप से भारत की संघात्मक व्यवस्था के प्रमुख तत्व। जो कि भारत की संघात्मक व्यवस्था है उसमें बहुत सारे एकात्मक शासन व्यवस्था है, उसके तत्वों का भी समावेश किया गया है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी हमने भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संघात्मक जो तत्व हैं, संघीय जो तत्व हैं, उनका प्रमुख रूप से अध्ययन किया गया है। यदि इस वीडियो में कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझे मैसेज और कॉल कर सकते हैं। ओके, बाय।